आपने रेसलिंग क्यों चूज? देखो, मैंने कभी भी जैसे बचपन से हर कोई एक चाइल्डहुड से एक सपना देखता है कि मुझे ये करना है, बट मैंने बचपन में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं एक रेसलर बनूं। माँ का होना ना मतलब अपने आप में एक लकी होना ही होता है कि आपके साथ एक एक ऐसा है जो जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपको बिना स्वार्थ के प्यार करता है। बैटल ग्राउंड की जो आपकी जर्नी रही है वो बहुत ही दमदार रही है। आपकी बैटल ग्राउंड में जाने के बाद प्रोफेशनली पर्सनली लाइफ में कैसा चेंज आया? देखो, बैटल ग्राउंड मेरे लिए ना खाली एक रियलिटी शो नहीं था। मैंने मतलब वहाँ पे एक अलग लाइफ जी है। रौनक, अगर मैं आपके मेडल्स की बात करूँ, आपको 2 बारी भारत केसरी मिल चुका है, नेशनल लेवल पर सिल्वर, ब्रोंज और 6 बार तो स्टेट चैंपियनशिप। बट आपके सबसे क्लोजेस्ट अचीवमेंट कौन सा? देखो, वैसे तो सबसे ज्यादा जो है ना मुझे खुशी मिलेगी तो ओलंपिक गोल्ड से मिलेगी, जो मेरा सबसे क्लोजेस्ट हो। आपकी जो लव लाइफ है, आपके जो हस्बैंड थे वो आपको फेसबुक के थ्रू मिले थे। तो ऐसे तो बहुत लोग होते होंगे जो आपको मैसेजेस करते रहेंगे, तो बाय ओनली अंकित। एक्चुअली पता है मुझे ना उस टाइम पे लेट मी टेल यू, मेरे हस्बैंड का नाम भी अंकित है। अच्छा, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने देखा है कि आपकी जो एक फाइट है बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होगी, पुष्पिंदर लाठी जीत रहा है। क्या था वो सिचुएशन? कहीं ना मतलब वो अपनी कमजोरी को ना ये दिखा रहा था कि भाई लड़की इतनी स्ट्रोंग नहीं हो सकती है, लड़के ही हो सकते हैं। लड़कियों की मसल्स नहीं हो सकती, लड़कों की ही हो सकती है। कई बार मैंने हस्बैंड वाइफ में भी देखा है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, कि जब लड़की अच्छा कर रही होती है। तो ऐसा कभी आपकी हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं आया, कभी भी नहीं आया। मैं उसको वो तो फिटनेस में भी नहीं होता इतना। बट मैं एक और चीज देखी जो कि बहुत ही सैडनिंग थी इंडिया के लिए, लोगों ने अपने मेडल्स तक वापस कर दिए। राइट। सो हाउ यू टेक दैट? वापस करना बहुत बड़ी बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो देखो आपके खून पसीने की आपका एक इमोशन जुड़ा है उसके साथ में। मतलब अभी नेक्स्ट बहुत कुछ बड़ा आने वाला है। अभी मैं एक सर्वाइवल शो करने वाली हूँ अभी यहाँ जंगल बुगी। स्पीक अप एंड सफर, क्योंकि महिला जब बोलती है तो उसको सफर करना ही पड़ता है। इसको आप कैसे? देखो, आप कुछ बोल रहे हो, उसके कुछ कहते कि रिएक्शन पे आते ही है, वापस रिएक्ट करेंगे। अभी हम कुछ बोलेंगे तो दूसरा बंदा भी कुछ ना कुछ बोलेगा ही। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी एंड फिल्टर। आज जो हमारी गेस्ट है वो एक ऐसी लड़की है जिन्होंने सिर्फ मेडल नहीं जीते, लोगों का दिल भी जीता है, रिस्पेक्ट अर्न करी है। लाइफ में आसान नहीं होता एक महिला के लिए। 2 बार भारत केसरी अवार्ड मिला है, नेशनल मेडलिस्ट रही है, बैटल ग्राउंड की फायर फाइटर तक रही है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो एक प्राउड बेटी है जो अपनी स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना के आगे लेकर आई है। स्ट्रॉन्ग बाय आर्म जरूर है, लेकिन सॉफ्ट बाय हार्ट है। और 0 फिल्टर के साथ आज हम उनको वेलकम करते हैं, रौनक गुलिया को, ऑन माई शो कॉफी एंड फिल्टर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई शो रौनक, और मुंबई से स्पेशली हमारे शो के लिए भी आई हैं। सो आई जस्ट वांट फर्स्ट थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। ये जो मंथ है और इट्स अ वुमेन्स डे स्पेशल, मतलब हम वुमेन्स डे बनाते हैं मार्च में। बिफोर वी स्टार्ट दिस शो, मैं चाहती हूँ आप एक छोटा सा मैसेज जो महिलाएं हैं वुमेन्स डे के लिए, कि आप क्या देना चाहते हैं? मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट। जो आपको करना है वो आप करो। आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो अपने किसी भी डिसीजन के लिए। आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको। और आप सबसे पहली बात, एक वुमेन को सबसे ज्यादा बोल्ड होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। इतनी स्ट्रोंगर वो होनी चाहिए कि उसको देख के कोई भी बंदा उसको देख रहा है, कोई राह में ऐसे चल रही है तो उसको देख के ना ऐसी मतलब एक कमजोर वाली फीलिंग ना आए। मतलब उसको देख के लगे कि वाह कितनी स्ट्रोंग है। और मतलब कोई भी उसको एक ऐसी नजर से ना देखे कि इसको हैरेस करे या ऐसे। मतलब उसको कभी भी देखना, कोई भी बंदा है ना अपने से कमजोर इंसान को ही हैरेस करता है। अगर अपने से स्ट्रोंग कोई है ना तो उसको सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ कुछ करे। तो मैं चाहती हूँ कि हर लेडी ना, हर वुमेन अपने आप को उतना स्ट्रोंग करे और खुद पे काम करे, निडर रहे। निडर होना बहुत जरूरी है। बट रौनक, एक बात बताओ, पहले तो एक वुमेन एंड देन आपने रेसलिंग क्यों चूज करी है? मतलब मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को हमेशा ये होता है कि लड़की है, टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, IAS IPS बन जाए। आपने रेसलिंग क्यों चूज? देखो, मैंने कभी भी जैसे बचपन से हर कोई एक चाइल्डहुड से एक सपना देखता है
कि मुझे ये करना है, बट मैंने बचपन में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं एक रेसलर बनूंगी। मैं पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी और मेरा सपना था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी अच्छा। बचपन से। बट कहते हैं कि भगवान, वो गॉड प्लान होता है, भगवान ने कुछ और ही सोचा होता है। तो कॉलेज के डेज में मेरी जो स्पोर्ट्स की टीचर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और वहां से मतलब मेरे को एक जुनून, एक पागलपन सा आ गया रेसलिंग के लिए। फिर तो मैंने पढ़ाई भी, सब चीजें जो बचपन से सपना देखा था, सब कुछ छोड़ दिया। तो एक पैशन बन गया रेसलिंग। मतलब मैं रेसलिंग में कभी भी आना नहीं चाहती थी, बट भगवान जी मुझे रेसलिंग में लेके आए हैं। और इसको एनकरेज करना, क्योंकि इतने माँ बाप का रोल होता है जो बच्चे को इनकरेज करते हैं कुछ करने के लिए। एंड नोइंग यू, मैं जानती हूँ कि यू लॉस्ट योर मदर फादर, दोनों ही नहीं है, तो माँ का ना होना लाइफ में कैसा एक सेटबैक रहा होगा? देखो, माँ के बिना मतलब लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है। सच बताऊं तो मैंने बचपन से ही हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। पढ़ाई के लिए पहले भी, जैसे नाना नानी के घर रहती थी, पढ़ने के लिए भी स्ट्रगल किया है। और आपको पता होगा कि जब माँ बाप नहीं होते आपके, तो आप किसी दूसरे के घर में रहते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। और वो सब चीजें मैंने फेस की है। और उम्र से पहले मतलब मैंने हर चीजें देखी है, दुनियादारी देखी है कि कैसे लोग होते हैं, कैसे आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और मतलब एक माँ का होना ना, मतलब अपने आप में एक लकी होना ही होता है कि आपके साथ एक एक ऐसा है जो जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, वो आपको बिना स्वार्थ के प्यार करता है। पैम्परिंग मिलती है आपको हर चीज में, आपको मोटिवेशन मिलता है। बट मैंने कभी उनके जाने के बाद कभी भी मतलब उस चीज को अपनी वीकनेस नहीं बनाई है। हमेशा मैंने महसूस किया कि वो हमेशा कहीं ना कहीं मेरे साथ ही है। और जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि मैं उनके जैसी दिखती हूँ, तो whenever I see myself in mirror, मैं देखती हूँ उनको, मतलब अपने आप में उनको देखती हूँ। और उनकी बातें मुझे याद आती है कि भाई तू तो मेरा बेटा है, और बेटी है ही नहीं, तू तो मेरा शेर बेटा है। और हमेशा से वो चाहती थी कि मैं बहुत कामयाब हूँ। तो मैं जब भी कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे वो उनकी सारी बातें याद आती है, तो मेरे साथ ही गए। सो आई कैन सी टीयर्स इन योर आईज। माँ को खोना दर्द तो है ही है, लेकिन उसके बिना जो आपने बोला कि अपने मॉम के घर जाना, वो वही अच्छी फीलिंग देता है जब माँ घर पे हो। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर टू लास्ट ईयर। सो आसान नहीं है, बट आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया, दैट्स द बिगेस्ट है। और इसी स्ट्रेंथ के साथ मैंने आपको देखा है कि आप बैटल ग्राउंड की जो आपकी जर्नी रही है वो बहुत ही दमदार रही है। आपकी बैटल ग्राउंड में जाने के बाद प्रोफेशनली, पर्सनली लाइफ में कैसा चेंज आया? देखो, बैटल ग्राउंड मेरे लिए ना खाली एक रियलिटी शो नहीं था। मैंने मतलब वहाँ पे एक अलग लाइफ जी है। मतलब मेंटली एंड फिजिकली मैंने देखा कि मैं इतना टूट के भी वहां से खड़ी हो रही हूँ। हर लोग मतलब 16 के 16 जो कंटेस्टेंट, एक टाइम तो ऐसा था सब मेरे अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे भी मतलब मेरी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि मैं वहां से भी मतलब मैं, और पहले दिन से जब से मैं घर में गई थी, मैंने ये सोचा था कि मैं ट्रॉफी जीतूंगी। और मतलब एक दिन भी ऐसा, कितना ही बुरा दिन गया हो, कोई टास्क चाहे मैं हार गई हूँ, चाहे लोगों ने मुझे पोक किया हो, बुली किया हो, मुझे तोड़ा हो अंदर से, बट एक दिन के लिए भी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं ट्रॉफी नहीं जीत सकती। तो कहीं ना कहीं मतलब वो सफर एक मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहा है। और कहीं ना कहीं मैं उस शो से और भी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ लेके आई। आपने बात करी मेंटल स्ट्रेंथ की, आपने बात बोला कि मुझे तोड़ने की भी कोशिश करी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो जो आज की वुमेन है, मतलब दे आर वर्किंग वुमेन, ठीक है, और उनके साथ इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा है, लाइफ इतनी स्ट्रगल है, बट एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं वुमेन से ही रहती है। दे डोंट वर्क आउट बिकॉज वो लाइफ में बिजी इतनी है। तो किस तरीके से आप उनको एक ऐसा इंकरेजमेंट मंत्रा देना चाहोगे कि उनको फिजिकली फिट रहे ना, बिकॉज आप फिजिकली फिट है तो आप बाकी सारी चीजें अपने आप कर पा रही है, लेकिन आज की महिलाएं इतनी फिजिकल फिट नहीं है। तो उनके लिए क्या एक ऐसा मंत्रा होना चाहिए कि वो भी फिट? देखो, मंत्रा तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी खुद के ऊपर ही है। जैसे कि फिटनेस के ऊपर, अब फिटनेस का मैं बताती हूँ कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप 10 लोगों में बैठते हैं, 10 आपके पास 10 चीजें आती हैं, 10 बातें आती हैं, 10 कोई पॉजिटिव आती है, कोई नेगेटिव आती है, तो आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं जब भी मैं जिम करती हूँ या मैं वर्कआउट करती हूँ, आई फील वेरी रिलैक्स्ड। आई फील मतलब मेरी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, और मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप को लेके। अपने आप को जब मैं शीशे में देखती हूँ, एक अलग ही कॉन्फिडेंस मुझे महसूस होता है। तो इसलिए भी जरूरी है जिम में जाना एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी, क्योंकि
वो भी हर तरीके के इंसान में रहता है, हर तरीके की सिचुएशन उसके साथ आती है। एक वुमेन की लाइफ में वो बच्चों को देखती है, वो घर को देखती है, बाहर देखती है, हस्बैंड को देखती है, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। तो मुझे लगता है कि एक वर्कआउट करके वो अपने आप को एक मी टाइम दे सकती है, अपने आप को टाइम दे सकती है, फिट रख सकती है, वो अपने आप को देखेगी, उसको अच्छा लगेगा। तो फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस ना एक तरह से एक जिम जाना एक थेरेपी है, अपने माइंड के लिए एक सुकून है, जैसे कि आप मेडिटेशन करते हैं। लाइक फिटनेस भी ऐसे ही है कि आपको एक अंदर से ना मतलब एक लाइट फीलिंग आती है, हर चीज से कोई भी इमोशन हो आप बहुत लाइट फील करते हो जिम कर। सो आई मस्ट टेल यू कि ये शी इज वन ऑफ द फिटनेस आइकन ऑफ इंडिया। तो दोज वुमेन हु आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया, उनको फॉलो कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको भी वो मोटिवेशन मिलेगा कि टू वर्कआउट, है ना। तो जो वर्कआउट टिप्स हैं, आप आई कीप ऑन सीइंग योर इंस्टाग्राम रील्स, तो हर कोई तो उस लेवल पे नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई जिम नहीं जा पा रहा, कोई मेडिटेशन के लिए नहीं जा पा रहा, तो उनको घर पे क्या करना चाहिए? घर पे होम वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, अभी तो इतनी सारी वीडियोस आ चुकी हैं यूट्यूब पे। आप मतलब करने का मन होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको ठानना होगा कि मुझे करना है। जब आप ठानोगे तो आप वो सब कहते हैं ना कि जुगाड़ जुगाड़ हो जाता है हर चीज का। तो जब आप सोच लोगे ना कि मुझे जिम करनी है, मुझे फिट रहना है, मुझे अपने आप को टाइम देना है, तो ऑब्वियसली आप वो रास्ता निकाल लेते हो। घर पे बहुत सारा वर्कआउट हम कर सकते हैं, लेग्स के लिए कर सकते हैं, हम बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब लाखों वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे भी, मैं भी डालती रहती हूँ। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा भी मन नहीं करता है जिम जाने का, तो मैं खुद भी घर पे वर्कआउट करती हूँ। और मतलब आपके मन में आपको ठानना पड़ेगा सबसे पहले तो भाई मेरे को तो करना ही है, फिट रहना है, मुझे तो अच्छा दिखना है, और अपने अपने आप को स्ट्रेंथ देनी है। तो जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो बहाने ढूंढोगे कि ओ मैं तो जिम नहीं जा सकती, मैं तो ये, मुझे तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो बच्चों से टाइम नहीं है, मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को आधा घंटा भी नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते। तो फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ, अपने आप को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा एक स्टेटमेंट आती है कि हर मर्द के पीछे, उसकी एक सक्सेस स्टोरी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यू बीइंग सो सक्सेसफुल, आपके पीछे किसका हाथ है? देखो इसका वाइस वर्सा कर देते हैं। हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे एक औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता ही है, अगर उसकी लाइफ में ऐसा कोई मर्द है तो। और मेरी लाइफ में है, मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है। लेकिन उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा हाथ जो है ना मेरी सक्सेस के पीछे, मेरी कामयाबी के पीछे, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं भगवान का, बजरंगबली जी का हाथ है। क्योंकि मैं हमेशा से मतलब एक स्ट्रेंथ महसूस करती हूँ उनकी तरफ से, एक पॉजिटिव जो वाइब्स मेरे को आती हैं, जो ताकत आती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं कर सकते। लाइक मुझे चोट लगी है, वो क्या ही कर सकते हैं, वो तो मुझे बोल ही सकते हैं कि ठीक हो जाएगी, आई एम विथ यू, इट्स ओके, फाइन, ये सब चीजें बोल सकते हैं। बट वहां से मुझे एक जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली उठने के लिए, कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में, स्टिल आई एम थिंकिंग आई कैन विन दी ओलंपिक गोल्ड। उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि यू हैव नो चांस ऑफ कम बैक, यू हैव ओनली 20% चांस ऑफ कम बैक, 20% ही चांस है कि तुम वापसी कर सकती हो। और उस टाइम पे भी मैं अपने सपने पे गिव अप नहीं करी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान की कहीं ना कहीं मुझ पर ब्लेसिंग्स है, वो मुझे उतनी ताकत देते हैं, दर्द देते हैं तो ताकत देते हैं कि उस दर्द से मैं उभर के और मजबूत खड़े। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मुझे जो भी कुछ सक्सेस मिलती है, कहीं ना कहीं उनका हाथ बहुत बड़ा है। आपने मेंशन अभी कर दिया अपनी स्टेटमेंट में कि मैं ओलंपिक्स में, राइट। सो दैट्स योर नेक्स्ट ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ आप जीत के आना चाहेंगे? बिल्कुल। देखो मैंने 8 साल पहले रेसलिंग स्टार्ट की थी, शादी के 1 साल बाद मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया है। तो मेरे लिए सफर बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन मैंने हर दिन, ऐसा कोई भी दिन नहीं है 8 साल में जिस दिन मैंने वो सपना ना देखा हो कि मैं ओलंपिक गोल्ड जीतूं। चाहे सिचुएशन कुछ भी रही हो, मैं कितनी डाउन गई, मुझे कोई चोट लगी हो, चाहे मैं फिजिकली ब्रेक डाउन हुआ, इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ हो, कुछ भी सिचुएशन हुई हो, कभी एक पल के लिए भी दिल में एक ख्याल आए नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ या मेरा ओलंपिक में गोल्ड नहीं आएगा। हमेशा ये सपना आया मुझे कि मैं ओलंपिक में गोल्ड जीतूं। तो मतलब मैं उस सपने को जीतती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने सपना देखा है और बस मैं सपना देखती हूँ। सो द मैनिफेस्टेशन पावर, मुझे ऐसा लग रहा है हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आई एम श्योर वन डे आप जल्द ही ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, और आई विल फील प्राउड कि मैंने इनका पॉडकास्ट किया। बिल्कुल। 2028 में का शोर है, बस भगवान जी की कृपा बनी रही तो पूरा 2028 में 100% आएगा। आई एम श्योर आएगा। रौनक, आपने इतने सारे रियलिटी शोज के लिए 2 या 3 रियलिटी शोज कर चुकी है, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तीनों शोज के बारे में? हाँ देखो,
तीनों शोज मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर मैंने 2021 में किया था, और उस शो में विद्युत जामवाल थे, अक्षय कुमार थे, तो वो शो भी एक बहुत अच्छा शो था। वहां से मतलब आप फिजिकली मेंटली बहुत जो जर्नी थी बहुत ही ज्यादा मतलब एग्जॉस्ट करने वाली थी आपको। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक हो रही थी, मेंटल स्ट्रेंथ चेक हो रही थी, आपका डेडिकेशन चेक हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने बैटल ग्राउंड किया, सेम वही फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर था। आप अजनबी लोगों के साथ रह रहे हो वहाँ पे, और आपको उनके साथ रहना है, आपको उनके साथ टास्क परफॉर्म करने हैं एंड ऑल दैट, तो काफ़ी मुश्किल था। फिर मैंने गेम ऑफ ग्लोरी किया, वो तो एज ए फन शो था, बट इट वॉज लवली शो। बट गेम ऑफ ग्लोरी में मैंने देखा था कि ऋषभ ने आपके नाम का टैटू बनाया, तो वो किस तरीके से आपके लिए वो इमोशनल था, या आपको लगा कि क्यों कर रही है, इसकी जरूरत क्या? नहीं, वो एक्चुअली ऋषभ जो है ना, ऋषभ भाई बहुत इमोशनल पर्सन है, और मतलब हम ना शो में से ही भाई बहन बने थे। मतलब ऐसा नहीं कि हम बाहर से एक दूसरे को जानते थे, मतलब हमारी इतनी वाइब मैच हुई। और क्योंकि मैं रोने लग गई थी, क्योंकि मेरे को ना हार बर्दाश्त नहीं होती, और ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जब भी मैं हारती हूँ या कुछ भी होता है ऐसा, कि मुझे लगता है कि मैं जीत सकती थी कहीं ना कहीं, और मतलब हमेशा एक रिग्रेट सा मुझे रहता है, तो कहीं ना कहीं आंसू में निकलता है। तो मैं रोने लग गई थी, तो उसको वो बात अच्छी नहीं लगी थी कि मेरी बहन है और ऐसे, तो उसने मुझे थोड़ा होता है कि कई इमोशंस टच कर जाते हैं, तो वो किसी ने ऐसे छेड़ दिया था कि अभी हारने के बाद रोना नहीं, ऐसा करके, तो उसको वो बात ना क्लिक कर गई, तो उस पर उसने झगड़ा भी किया था। तो मुझे लेके थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि किसी को बहन ऐसे मान ले तो थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव, इमोशनल हो जाए ऐसे। तो तब वो डेयर करने की बारी आई ना, तो उसने एक बार भी ये नहीं सोचा, डेयर मिला था कि भाई किसी के नाम का अपनी टीम में से ना टैटू बनवाना है तुमने परमानेंट, तो उसने एक बार भी नहीं सोचा, उसने सीधा बोला मैं अपनी बहन के नाम का बनवाऊंगा। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड है कि मेरी बहन ओलंपिक में मेडल जीतने वाली है आने वाले टाइम में, और मैं उसके नाम पे टैटू बनवाऊंगा। ये जो मैनिफेस्टेशन आपके लिए सब कर रहे हैं, दैट्स रियली स्ट्रांग, बिकॉज यू आर गुड एट हार्ट आल्सो, तो सब आपके लिए इतना सब लोग, मैं वही कह रही ना कि कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स हैं कि हर बंदा मतलब जो भी मुझसे जुड़ता है वो इस तरह जुड़ता है कि मतलब वो मेरे लिए प्रे करता है कि मेरी बहन ऐसा करे या मेरी दोस्त ऐसा करे। मैं बहुत उस टाइम पे ना मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना एक टैटू बनवाना ना, और वो भी एक रोनाल्डो फैन है, रोनाल्डो फैन तो आपको पता होगा टैटूज वगैरह नहीं बनाते, तो उसके मतलब वो मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और प्राउड भी थी कि मेरे नाम का टैटू ऑटोग्राफ करवा रहा है अपने हाथ पे, तो इट्स अ बिग थिंग। तो कहीं ना कहीं वो मैंने नाम, वो रिस्पेक्ट मैंने कहीं ना कहीं कमाई है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मुझे ये बात बताओ कि रेसलिंग इट्स नॉट लाइक इतना इजी टास्क नहीं है उसमें जाना, और इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलना, लोगों का ऑलरेडी बहुत बड़े नाम है ऑलरेडी जो रेसलिंग में कर रहे हैं और अच्छा नेम से वो कमा चुके हैं, तो क्या ये जो अपॉर्चुनिटीज है पहले ज्यादा थी या अब बढ़ती जा रही थी? देखो, रेसलिंग ना एक हमेशा से ही जो है ना लड़कों का गेम माना गया है, जैसे कि लड़कियां बाद में आएंगे, पहले तो लड़कों का ही गेम था। और ना कहीं जो जर्नी है ना लड़कियों के लिए मुश्किल कहीं ना कहीं होती भी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है, और एक लड़कों की तरह लाइफ जीनी पड़ती है आपको। चोटें भी बहुत लगती है, लड़कियां तो आपको पता है थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ी इस टाइप की होती है, तो उनको पूरा ऐसे रफ टफ बनना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल रहता है कहीं ना कहीं। और रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो पहले के टाइम में तो देखो उतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी, लड़कियों के लिए भी नहीं थी और लड़कों के किसी के लिए भी नहीं थी। अभी तो बहुत स्पॉन्सर्स आ गए हैं, ग्लैमर भी आ गया है रेसलिंग में काफी, और PWL जैसे कि आया था, अब पहले भी PWL था लेकिन अभी फिर वापस से स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं फैसिलिटीज बढ़ गई है, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई है, जॉब्स भी सरकार की तरफ से भी काफी वो हो गया है, और अदर रास्ते भी खुल गए हैं सोशल मीडिया पे भी, और बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, तो स्कोप अब बढ़ता जा रहा है। आपने बैटल ग्राउंड की जब हम वापस बात करें, तो जो आपका फेवरेट मेंटर कौन, और जो अभिषेक मैदान को छोड़कर आपने शिखर धवन के साथ काम करना कैसा रहा? देखो, मेरा फेवरेट मेंटर तो मुझे रुबीना सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, एज ए मतलब मदर फिगर में उनको देखती हूँ, तो उनको रुबीना मैम ना बोल के मैं बोलूंगी रुबीना माँ, क्योंकि वो ना सबको एक बहुत सबके लिए खाना बना के लेके आती थी, और सबको एक मतलब बहुत बच्चों की तरह ट्रीट करती थी हम सबको, हमारे लिए खाना बना के लेके आती थी और बहुत पैम्पर करती थी, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो कहीं ना कहीं वो मेरी फेवरेट थी, और अभी भी और हमेशा रहेगी, एज ए पर्सन भी मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। और शिखर धवन का तो बोलूँगी, वो तो कहते हैं कि सबके फेवरेट है, आपको पता होगा क्रिकेट में भी और वैसे भी, और जैसा उनका लाइफस्टाइल है, बनारा के साथ भी कंट्रोवर्सीज चलती रहती है। हाँ, चलती रहती। देखो, कंट्रोवर्सी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ,
आप कंट्रोवर्सी में हो तभी तो लोग आपको जान रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो ऐसे बातें भी उनकी होती है जिनका नाम होता है, बदनाम भी नहीं किया जाता है जिनका नाम होगा। जिनको कोई जानता नहीं होगा उनके बारे में लोग क्या ही बात करेंगे। तो इट्स ओके, ये पार्ट है लाइफ का। आप उनको लेते कैसे वो आप पे डिपेंड करता है। तो मतलब एज ए पर्सन तो मुझे बहुत अच्छे लगता है, बहुत चिल है, फनी है और अच्छे इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो मतलब आफ्टर दिस शो ऑल्सो आप इन सबसे टच में रहते हैं? हाँ जी। और या फिर वो शो में हो गया और आफ्टर ऐसा कुछ नहीं है, आफ्टर सबसे टच में है। ऐसे बहुत सारी बातें नहीं होती हैं, बट हाँ कभी कभी बातें होती रहती हैं। और सब बहुत अच्छे इंसान है दिल के, सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। तो जिस तरीके से आप रुबीना जी के बारे में बता रहे हो, एक बात बताओ, वो ऑफ स्क्रीन भी ऐसी है, ऑन स्क्रीन भी ऐसी है, या फिर उनका भी नेचर चेंज हो जाता है? नहीं, वो ऑन स्क्रीन भी ऐसे और ऑफ स्क्रीन भी ऐसे। उनका जो नेचर है ना, एक वो माँ वाला नेचर है। उनको देख के एक मदर वाली फीलिंग आती है कि जैसे अपनी माँ के आसपास महसूस करते हैं ना, कि वो बहुत पैम्परिंग है, बहुत लविंग है और मतलब बहुत सबसे बहुत प्यार से बात करती हैं। मतलब बहुत उनका नेचर ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरे के आगे वो आपसे अच्छे से बात कर रही हैं, आप बिना कैमरे के भी वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। और मतलब उनके लिए आप ऐसे नहीं कि वो आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो तो ही आपसे बात करेगी। वो किसी से भी ऐसा नहीं, रैंडमली कोई भी बात करेंगे ना उनसे तो ऐसी ही बात करती है। ये तो आपकी सक्सेस स्टोरीज आप मुझे अभी तक बता रहे हो। एक बात बताओ कि करियर में ऐसा भी तो कभी होगा कि जो अनफेयर मोमेंट रही होगी आपके साथ, जो आज भी आपको सोने नहीं देती, आपको लगता है यार शिट ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो देखो बहुत बार हुआ है कि मेरे साथ ना अनफेयर, मतलब मुझे बहुत बार लगा ऐसे कुश्तियों में भी। जैसे मैं कई बार कुश्ती आ जाती तो चीटिंग वगैरह 1-2 पॉइंट की हो जाती है तो लगता है बहुत बार ऐसे अनफेयर हुआ है। बहुत बार चोट लग जाती है तो भी मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ तो अनफेयर ही है, ये क्यों मुझे ही क्यों लगती है बार बार। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए लगता है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा मोमेंट नहीं है। अभी रिसेंटली का है कुछ ऐसा जिसमें मुझे लगा कि अनफेयर हुआ है मेरे साथ। तो अभी मैं PWL में खेली, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गई थी और क्योंकि मेरे 1-2 साल से मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है, क्योंकि मैं चोट में थी कहीं ना कहीं। उसके लिए भी देखो, आप जब मैदान में आने का आपको मौका मिलेगा, दिखाने का मौका मिलेगा, तभी तो आप दिखा सकते हैं ना कि आप कितने स्किल्ड हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने अच्छे रेसलर हो। अगर आपको मौका ही नहीं दिया जाए तो फिर आप कैसे दिखा पाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार अगर मैं 1-1.5 साल से नहीं थी कंपटीशन में, मुझे यहाँ पे एक स्टेज मिला था, तो एक्चुअल में मेरी एक फाइट होनी चाहिए थी। तो लोगों को पता लगता कि मेरी कितनी क्या तैयारी थी, मुझे खुद पता लगता। और मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा रिग्रेट लगा कि वाई मुझे खेलने का मौका क्यों नहीं दिया गया और मेरी फाइट क्यों नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत अनफेयर लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मैंने बहुत पूरे साल से मैंने बहुत मेहनत की थी कि कहीं ना कहीं एक कुश्ती ऐसी हो जाए जिससे मतलब मेरे को कम बैक हो जाए। मतलब एक वो इतना मोटिवेशन मिल जाता है, आप एक कुश्ती लड़ लेते ना अच्छी, तो आपको आगे करने के लिए। लेकिन हाँ ठीक है, मैं अभी भी वैसी हूँ, सपना तो अभी भी नहीं छोड़ा है। कुश्ती मिले चाहे ना मिले, अभी आगे बहुत मौके मिले। बट जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो, तो आई कैन फील देयर इज अ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कहीं ना कहीं, कि आपको खेलने दे रहे हैं, नहीं खेलने दे रहे। अभी पॉलिटिक्स का तो पता नहीं, इसमें मुझे ना खिला के या किसी और को खिला के या जो भी XYZ क्या फायदा हो सकता है किसी का। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जैक काम आती है क्या? नहीं देखो, मुझे नहीं लगता कि जैक काम आती होगी, और आती भी होगी तो मैंने कभी ऐसे इसको यूज नहीं किया है, तो मुझे पता ही नहीं है कि कैसे। क्योंकि मैं ना बहुत कर्मा बिलीवर हूँ। लाइक मैं विश्वास करती हूँ जैसा मैं करती हूँ, जो मेरी मेहनत का है सिर्फ मुझे उतना ही मिले, मुझे उससे ज्यादा चाहिए ही। और अगर मैं किसी के आगे प्लीज करके किसी चीज को आगे करके जा रही हूँ तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं ना ऐसे लठ गाड़ के ऐसे अपने दम पे जो भी ना करूँ। रोहन, अगर मैं आपके मेडल्स की बात कर लूँ, आपको 2 बारी भारत केसरी मिल चुका है, नेशनल लेवल पर सिल्वर, ब्रोंज और 6 बार तो स्टेट चैंपियनशिप। बट आपके सबसे क्लोजेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा है जिसकी वजह से आपको लगा यस आई हैव डन? देखो वैसे तो सबसे ज्यादा जो है ना मुझे खुशी मिलेगी तो ओलंपिक गोल्ड से मिलेगी, जो मेरा सबसे क्लोजेस्ट होगा। बट फर्स्ट टाइम जब मेरा नेशनल में मेडल आया था तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए। और वो मेरे लिए सबसे, हमेशा से जो मेरा पहला नेशनल का मेडल है वो मेरे सबसे दिल के करीब रहेगा। और दूसरा मेरा जो रेसलिंग से अलग जो अचीवमेंट है वो मैं बैटल ग्राउंड में जब मैं वेट किया था, क्योंकि मैंने बहुत अपना ना 1000% डाला था उस शो के लिए। मैं बहुत मतलब इमोशनली टूटी थी, फिजिकली भी मुझे बहुत चोटें लगी थी। इतना मुश्किल गई थी, देखो अभी भी टेढ़ी है ये। और मैंने मतलब अपनी हर लिमिट को पुश किया, अपने पेन को पुश किया, तो वो भी मेरे लिए बहुत मतलब थोड़ी यादगार वाली चीज है वहां पे जो मैं जीती थी।
दैट्स रियली टचिंग। अब एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आपकी जो लव लाइफ है, आपके जो हस्बैंड थे, वो आपको फेसबुक के थ्रू मिले थे। सो ऐसे को बहुत लोग होते होंगे जो आपको मैसेजेस करते रहेंगे, तो बाय ओनली अंकित। एक्चुअली पता है मुझे ना उस टाइम पे लेट मी टेल यू, मेरे हस्बैंड का नाम भी अंकित है। अच्छा वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, नाइस। तो क्या हुआ था कि मुझे ना उस टाइम पे नया नया फोन ही मिला था, फोन मिला था। फोन मिला था नया नया। तो उस टाइम मेरा सबसे पहला दोस्त मेरा अंकित ही बना था। ओके। तो और रोज अंकित हुआ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, जरूर इनको पिंग करेंगे। तो फिर क्या हुआ था कि मतलब हमारी ना एज ए फ्रेंड ही बात हुई थी, ज्यादा बातें हुई नहीं, सिर्फ हमारी मुश्किल से 1 वीक बात हुई थी फेसबुक पे एज ए फ्रेंड। फिर मैंने बात करना बंद कर दिया था फोन वोन, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, 12th के बोर्ड के एग्जाम्स थे और मैं बहुत इंटेलिजेंट थी पढ़ने में, तो मैं फिर बात करनी बंद करती थी अपने पढ़ाई पे पूरा वो। तो फिर क्या हुआ था, क्योंकि देखो मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मेरे लिए ऑलरेडी 11th क्लास में ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बट योर नानी यहाँ नाना नानी एंड मामा मामी ने। तो हुआ यूँ था कि फिर दहेज का ना बहुत वो रहता है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ऊपर से ऐसे नहीं है, तो लोग दहेज मांगते हैं ऐसे। तो सब लोग दहेज मांग रहे थे, तो फिर इसीलिए हो नहीं पा रहा था। तो वो मतलब वो ट्राई कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा, you were in हरियाणा, राइट? हरियाणा। तो आप देखना कहीं ना कहीं जब आपके माँ बाप नहीं है, तो दूसरे लोग आपको एज ए लड़की है तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, और जल्दी से जल्दी शादी कर दे तो अच्छा है, ऐसा करके। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं नहीं करना चाहती थी, बट वो स्टिल देखते थे 20-30 ऐसे पता नहीं कितने रिश्ते देखे हैं ऐसे, तो उनको नहीं समझ में आया। तो फिर अंकित से मेरी बातें थोड़ी और होने लग गई ज्यादा, उसकी मम्मी से भी होने लग गई बातें मेरी, तो उनको मैं मतलब बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर बातें की, इन्होंने बोला शादी के लिए ऐसे, और तो इन्होंने बोला हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए दहेज में भी। So where are they from? वो लोग कहाँ से? झज्जर हरियाणा। अच्छा, हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें 1 रुपए भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यही चाहिए। तो फिर मतलब ऐसे करके बातें हुई और शादी का हो गया था। तो मतलब ऐसा हम कभी मिले भी नहीं थे, ऐसे कि फेसबुक पे बात हुई, मिले हो, पहले मिले भी नहीं थे, सिर्फ बातें हुई थी। और वो दिल से दिल का रिश्ता इतना, वो कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, तो भगवान ने ना पहले से हमारी जोड़ी बना के रखी हुई थी कि इसको एक ऐसा बंदा देना है जो इसको हर चीज में बोले जो तुझे करना है वो कर। तो वहां से ऐसे फिर हमारी शादी हुई, एंड अभी हमारी शादी को मार्च में 3 मार्च को 10 साल हो जाएंगे। Congratulations. पर एक बात बताओ, आफ्टर मैरिज ही आपने डिसाइड किया कि मुझे रेसलिंग करना है? हाँ जी। So that was his idea, उनका आइडिया था? नहीं, ये आपका आइडिया? किसी का भी आइडिया नहीं था, मेरा भी आइडिया नहीं था। इट वॉज अ सिचुएशन। कैसे क्लिक करा? इट वॉज अ सिचुएशन। आई वॉज इन कॉलेज, मतलब मैं पढ़ने के लिए गई हुई थी। तो मतलब आफ्टर शादी भी आपको उन लोगों ने आपको इनकरेज किया पढ़ने के लिए? हाँ, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में उन्होंने मेरा एडमिशन कराया, क्योंकि मैं काफी इंटेलिजेंट थी। मेरे साइंस साइड से 92% है 12th क्लास में, और मैंने चिली में टॉप किया था। तो मेरा एडमिशन होता है इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस से। तो मैं पढ़ने के लिए गई हुई थी। तो वहां पे क्या होता है कि एक पीरियड होता है स्पोर्ट्स के लिए होता है। तो वहां पे आप स्पोर्ट्स में कुछ भी भाग रहे हो, कूद रहे हो, मतलब वो आप पे डिपेंड, आप जो भी रहे हो। तो वहां पे एक टीचर थी, तो उनको भी मेरे बारे में पता था कि ऐसे पीछे से बैकग्राउंड से इसकी मदर नहीं है। तो वो काफी मुझे पैम्पर करती थी, प्यार करती थी बहुत। तो उन्होंने मुझे बोला कि रोना कैसे से हमारी ना रेसलिंग की टीम जा रही है और तुम जाना चाहोगी? तुम ऐसी मतलब मैं हट्टी कट्टी स्टार्टिंग से ही हूँ थोड़ी सी, वेरी फर्स्ट फिट, मतलब हट्टी अभी तो फिट है, बोले हट्टी कट्टी ऐसे स्टार्टिंग से ही हूँ, ऐसा नहीं कि प्योर बोल्ड हाँ, ब्यूटीफुल। तो फिर उन्होंने बोला कि तू जा, ऐसे घूम के आना, और ऐसे किट भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, घूम के आ जाना ऐसे टाइम पास। तो कॉलेज में आपको पता है थोड़ा सा ऐसे चाव रहता ही है कि बाहर जाएंगे, किट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, और खुद का ऐसे रहता है थोड़ा चिल करेंगे। बोले चलो ठीक है। मैंने बोला मैम पिटवा मत देना आप मुझे ऐसे करके। और तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ धक्का मारना होता है, 1 पॉइंट मिल जाएगा गोले से बाहर, इतना ही बताया था मुझे, और कुछ नहीं आता था। और मैं धक्का मार के ऐसे 3 बाउट जीत गई वहां से। इतनी खुश हुई वहां पे। और मैंने बोला उनको कि मतलब आगे क्या प्रोसीजर अगर करना होगा तो मुझे रेसलिंग। तो उन्होंने बोला पीछे अखाड़ा है तो वहां पे चली जाएगा, फिट भी हो जाएगी, थोड़ी मोटी है। तो वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, और मैं वहां जीत गई। तो मैंने सब घर को बताया। तो उन्होंने बोला कि भाई देख, पढ़ाई मत छोड़ना, जो तुझे करना है कर। तो वहां से तो मैंने ऐसे मजाक में स्टार्ट किया था। फिर आफ्टर 5 to 6 मंथ क्रिटिसिज्म होने लगे, कच्चा पहनेगी, बहू है ये, गांव की बहू है, ऐसे करेगी वैसे करेगी, कुछ नहीं है, 2-4 दिन करेगी फिर छोड़ देगी, 2-3 दिन के चोचले हैं, मतलब कहाँ रेसलिंग होगी अभी शादी के बाद इससे। और मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे कोंट कसे थे। बट फिर उस टाइम पे मैं सीरियस हो गई, और मैंने सीरियस टोन पे, मतलब मैंने सपना देख लिया कि मुझे करना है और मुझे ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। मैंने उस दिन
4 से 5 महीने बाद मैंने सपना देख लिया था कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड जीतना है रेसलिंग में, और मुझे रेसलिंग ही करनी है। फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं इतना सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके। दे आर ऑलवेज विद मी, जो मुझे करना है उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका है, किसी ने भी, ना मेरे हस्बैंड ने, ना मेरी मदर इन लॉ ने। हमेशा मुझे बोला कि जो तुझे करना है वो कर, इट्स योर डिसीजन। बस मम्मी ने एक बात बोली थी कि पढ़ाई मत छोड़ना, बस हमारे घर में इकलौती तू ही पढ़ी लिखी है ज्यादा। हरियाणा में लोग प्रथम था, जमीनें ज्यादा होती है। हाँ बताओ, हरियाणा की छोरियां आगे कैसे बढ़ती हैं रेसलिंग में? देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा की मिट्टी में ना एक अलग ही बात है कि आप देखना हरियाणा के लोग फिर दबंग से होते हैं, लीडर से होते हैं, फियरलेस होते हैं। और रेसलिंग में ना आपको चाहिए ये क्वालिटी कि आप अगर डरोगे, आप में जिगरा नहीं है ना, तो आप कैसे लड़ोगे? आप तो डर जाओगे। आपको सिर्फ जिगरा चाहिए कि आप लड़ रहे हो तो आप कहीं भी शहीद हो सकते हो, आपके कोई भी अंग शहीद हो सकता है, कि आपको कहीं भी कोहनी टूट जाएगी। मेरे को स्टार्टिंग में 3 महीने में मेरी कोहनी निकल गई थी रेसलिंग में, पूरा यहाँ से ऐसे मुड़ गई थी। फिर पैर में ACL में इंजरी हुई, फिर मेरे को बैक में सर्जरी हुई, मेरी 3 से 4 सर्जरीज हो चुकी हैं। तो उसके लिए आपको ना एक बहुत जिगरा चाहिए होता है कि इतनी चोटों में जाने के लिए। अभी किसी शहर की लड़की को आप बोल दोगे, मुझे नहीं लगता कि वो पहले ही डर जाएगी, ओ माय गॉड इतनी चोट लगती है, ये है वो ऐसा करके। लेकिन हरियाणा मैंने देखा कि वो बहुत बच्चों को इस तरह से पाला जाता है, इस तरह से लड़कियों को लड़कों को पाला जाता है उस टफ सिचुएशन में, तो वो इसलिए इतने बोल्ड होते हैं। और जब आपने फर्स्ट टाइम एंट्री करी इन दैट रिंग, तो कैसी फीलिंग थी? वो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ या वो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया? देखो जब मैं फर्स्ट टाइम रिंग में गई थी ना, जब मैं पहली बार, तो मैं वहीं पे गई थी कॉलेज वाले में। उस टाइम पे तो बस मेरे दिमाग में एक ही चाबी भरी हुई थी कि गोला है और इस गोले से मुझे बस धक्का मार के बाहर निकालना है। जैसे एक झोटा होता है ना, और वो उसको बस एक ही टारगेट दिखता है। तो ऐसे था। तो वो उस टाइम पे मिक्स फीलिंग थी, ऐसा कुछ नहीं था। डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे थोड़ी लीडर सी रही हूँ। जो मेल रेसलर्स होते हैं, अगर मैं गर्ल्स, वुमेन रेसलर्स और मेल रेसलर्स की अगर बात करूं, तो जो मेल रेसलर्स की मिस्टेक्स होती हैं उसे कहते हैं वो एक्सपीरियंस हो जाता है। और फीमेल की मिस्टेक्स को हमेशा वीकनेस क्यों आया? हाँ, इस बारे में तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो वुमेन्स को ना एक मतलब हमेशा से ना सॉफ्ट टारगेट माना जाता है कि भाई मतलब आदमी को, अभी घर में 2 बच्चे होंगे, लड़का लड़की भी, आप देखना बचपन में भी ऐसा होता है कि गलती ज्यादा लड़कियों को ही बोलेंगे, कि उसी को डांटेंगे, तू लड़की है, तू ये मत कर, तू ज्यादा मत बोल, तू ज्यादा आस मत, तू ज्यादा ये मत कर। तो वो बचपन से ऐसे माहौल में किया जाता है, तो आगे तक वो चीजें चलती रहती हैं। तो हम बड़े हो जाते हैं तब भी वही चीजें होती है कि जब भी कोई बात होती है तो हमेशा पहले वुमेन्स को ही बोला जाता है कि इसकी ही गलती होगी, इसने ही कुछ गलत किया होगा। कोई भी केस उठा के देख लो आप, एक लड़का लड़की का कोई भी, तो हमेशा पहले लड़की को ही बोला जाएगा कि लड़की उसी की गलती होगी, उसी ने ऐसा कुछ किया होगा पक्का। तो कहीं ना कहीं उसको एक वीक टारगेट माने जाते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि भाई वुमेन्स वीक हैं। आपके कोई ऐसे ओपोनेंट्स भी होंगे जिससे आपको डर लगता होगा, तो ऐसे कोई 5 ओपोनेंट्स बताए जिससे आपको डर लगता है कि यार मैं आगे बताओ ना, डर किसी से भी नहीं लगता है सिवा भगवान के। मुझे कभी भी डर नहीं लगा, कभी भी कुश्ती में मुझे डर लगा ही नहीं। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया डर क्या होता है। मुझे डर ये भी नहीं रहता कि मैं हार जाऊँ। मुझे हमेशा मतलब जब भी मैं रिंग में जाती हूँ ना, तो मेरा माइंड सेट एक होता है। बहुत लोग बोलते हैं कभी नर्वसनेस होती है, ये होता है, मुझे आज तक कभी भी नर्वसनेस फील कुश्ती मैं मतलब मुझे चाव रहता है जब मैं कुश्ती लड़ने जाती हूँ ना। हार जाऊँ बात अलग है, कुछ भी हो जाए बात अलग है, लेकिन मुझे हमेशा से एक चाव रहता है कि आज जैसे किसी को होता है कि शादी में जाना है ऐसे चाव है, ये करना है ऐसे चाव है। तो ऐसे जब मैं कुश्ती लड़ने जाती हूँ तो मुझे चाव चढ़ जाता है कि कुश्ती लड़ने जाना है, मतलब एक प्रोग्राम है ऐसे, जैसे होता है ना कि अंदर से खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो मेरे इमोशंस कभी डर वाले रहते ही नहीं है, कुछ मैं इंजॉय करती हूँ कुश्ती को। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ओलंपिक्स में जाओगे तो आप अपने ऐसा कौन सा ओपोनेंट है इंटरनेशनल एथलीट जिसके सामने आप रेसलिंग करना चाहते? जिसके सामने मैं रेसलिंग करना चाहती हूँ, देखो वैसे तो मेरे वेट कैटेगरीज में तो बहुत सारे हैं ऐसे तो, और अभी तो मुझे पता भी नहीं कि इंटरनेशनल में मेरी उस टाइम पे जब मैं कुश्ती लड़ूंगी ओलंपिक्स में तो मेरे सामने कौन कौन आने वाली है मेरी वेट कैटेगरी में, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्विचिंग माई वेट कैटेगरी टू 68 to 62, तो मैं खुद अपनी वेट कैटेगरी चेंज कर रही हूँ। वैसे मैं चाहती थी कहीं ना कहीं एक बार, मेरी फेवरेट रेसलर है यूई साकी, मुझे बहुत पसंद है, मतलब वो जापान की रेसलर है और वो हमेशा से अनडिफिटेड रही है, कभी हारी नहीं है और काफी बड़ी रेसलर है। तो मैं चाहती हूँ कि कभी ना कभी एज ए फ्रेंड कुश्ती मेरी उनके साथ हो, मतलब फ्रेंड कुश्ती क्या, फ्रेंडली कुश्ती हो। नहीं क्या पता आप उनको हार के वापस गोल्ड मेडल उन्हीं से लेकर आए। एक्चुअली वो बहुत कम वेट कैटेगरी की है। अच्छा। और तो मतलब फ्रेंडली कुश्ती ही हो सकती है, और अगर मुझे उनके साथ लड़ना है
एक्चुअल में तो मुझे उनके वेट कैटेगरी में जाना अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे बताओ रेसलिंग के बारे में। ये जो वेट कैटेगरी होती है, दोज आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, कुछ लड़कियां हैं जिनका एक होगा ड्रीम, उनको भी रेसलिंग करनी है, तो जो ये वेट कैटेगरी है वो कैसे डिसाइड होती है, इसका प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या? ये देखो ओलंपिक्स के रूल्स में होते हैं, जो ओलंपिक कमेटी होती है वही सब बनाती है कि भाई ये वेट कैटेगरीज है, जैसे कि ओलंपिक वेट कैटेगरी है 6 है, ऐसे है 10 है, और नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी 10 है। तो जैसे कि 50 वेट हो गया, 53 हो गया, 57 हो गया, 62 हो गया, 68 हो गया, ऐसे ऐसे वेट कैटेगरीज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इन कंपटीशन आपको उतना ही, जैसे कि मान लो मैं 62 वेट कैटेगरी पर, तो मुझे इन कंपटीशन कोई भी इंटरनेशनल है नेशनल है, मुझे 62 ही वेट दिखाना होगा। 62.1 वेट भी होगा तो अनएक्सेप्टेबल है। आई थिंक ये ऐसा रिसेंटली हुआ भी हो। हाँ, रिसेंटली ऐसा किसी के केस विनेश फोगाट के केस में ये हुआ था कि उनका वेट नहीं आया था ओलंपिक्स में, उनका वेट अटक गया था, वोटर रिटेंशन उनको हो गया था, तो दैट्स वाई तो वो वेट नहीं दे पाई थी, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो एक्चुअल में वो उनके लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग था, क्योंकि देखो एक एथलीट होता है वो एक ओलंपिक लेवल के लिए बहुत तैयारी करके जाता है, और किसी भी रीजन से अगर आपका वेट नहीं आया तो वहां पे मतलब आप बहुत कंसिक्वेंसेस आपको देखने पड़ती है। तो ऐसे बोल, जैसे हरियाणा में तो ऐसे बोल भी देते हैं कि भाई वो तो पहलवान ही नहीं है जिसका वजन ना आए, ऐसा बोल रहे थे। इतना ध्यान रखना पड़ता है, इतना मतलब वजन इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे कोचेस भी जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हैं ऐसे गुरु हैं, वो बोलते हैं कि भाई जिस पहलवान का वजन ही नहीं आया ना वो पहलवान ही नहीं है। तो आपको इतना माइन्यूटली अपने वेट का, खाने का, हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और इतने बड़े स्तर पे तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपका गुरु कौन है? मेरे गुरु जो है जसबीर ढाका है, और उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे रेसलिंग कराई है। वैसे तो मेरी रेसलिंग जो है स्टार्ट हुई थी चंदगिरा अखाड़े से, तो वहाँ पे खलीफा जी थे बहुत बूढ़े, वो मर चुके, वो मेरे पहले गुरु थे, मतलब वो अभी नहीं है, बहुत बूढ़े थे वो ऑलरेडी पहले भी, तो काफी फेमस थे वहाँ पे, खलीफा जी ही उनको बोलते थे। उन्होंने मेरी 5-6 महीने उन्होंने स्टार्ट करवाई थी रेसलिंग। उसके बाद जसबीर सर के पास ही मैंने रेसलिंग की, जसबीर ढाका, ऑलरेडी उनके पास 20 से 30 इंटरनेशनल प्लेयर है। हाँ, तो मेरे गुरु तो वही हैं जो अभी तक मेरे साथ हैं, और हर सिचुएशन में उन्होंने मुझ पे बिलीव दिखाया कि यस रौनक यू कैन डू। मैंने देखा है कि आपकी जो एक फाइट है बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होगी, पुष्पिंदर लाठी जी थे, क्या था वो सिचुएशन, और मेंटली आप ब्रेक डाउन हुई थी या क्या हुआ? या बिकॉज कहीं ना मतलब वो अपनी कमजोरी को ना ये दिखा रहा था कि भाई लड़की इतनी स्ट्रोंग नहीं हो सकती है, लड़के ही हो सकते हैं, लड़कियों की मसल्स नहीं हो सकती, लड़कों की ही हो सकती है। और उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ये लड़की होके मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग कैसे है। तो कहीं ना कहीं वो ना एक्सक्यूजेस दे रहा था कि इसीलिए स्ट्रोंग है, बिकॉज शी इज यूजिंग द स्टेरॉइड्स, शी इज यूजिंग द परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, जबकि हमारे टेस्ट होते हैं और हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। क्योंकि देखो ये आपकी करियर एंडिंग चीज़ें होती हैं, करियर एंडिंग के साथ आपकी एक जो पर्सनल लाइफ है वो भी स्पॉइल हो जाती है। आप अपनी पूरी लाइफ को एक थ्रेट दे रहे हो ये सब चीज़ें यूज़ करके। तो हमें ऑलरेडी इनकी कंसिक्वेंसेस पता होती है और हम ये सब चीज़ों से बहुत दूर होते हैं, बट वो बार बार उस चीज़ को ट्रिगर कर रहा था कि शी इज़ यूजिंग दिस, इसीलिए स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत मैंने की है, जो मैं सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करती हूँ, जो मैं 2-2 टाइम मेहनत करती हूँ, जो मैं इतना डाइट का ध्यान रखती हूँ, मुझे इतने साल हो गए इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं वो मेरी मेहनत को ना मतलब उस चीज से कंपेयर करके बोल रहा था कि दैट्स वाई शी इज स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई शी इज बिहेविंग लाइक बॉयज, दैट्स वाई शी इज मस्कुलर, इसीलिए इसकी इतनी मसल्स हैं, इसीलिए इतनी बोल्ड है, इसीलिए डरती नहीं है। फेसबुक और इंस्टा पेज देखा नहीं है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो? नहीं देखा होगा, बट मैं बता रही हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आदमी, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो औरत को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, और वो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इमोशनली ब्रेक डाउन कर दो, इमोशनली ब्रेक डाउन पे, है ना? हाँ, और वो ज्यादातर तो वो इसीलिए बोल रहा था बिकॉज उसको कहीं ना वो इंफीरियरिटी महसूस हो रही थी कि मैं कम हूँ, लड़की से कम हूँ मैं, कैसे, हाउ, मतलब उसको एक एक्सेप्ट नहीं हो रही थी बात, तो इसीलिए सब चीजें लोग। अच्छा, ये जो आप बात बोल लो, ये तो चलो आपका कंपटीशन था, पर ऐसा कई बार मैंने हस्बैंड वाइफ में भी देखा है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, कि जब लड़की अच्छा कर रही होती है। तो ऐसा कभी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ही नहीं आया, कभी भी नहीं आया। मैं उसको, वो तो फिटनेस में भी नहीं होता इतना, मतलब उसको है ही नहीं। अगर वो 2-3 दिन जिम में जाएगा, 14 दिन बोलेगा वो मुझे यहाँ दुख रहा है, मुझे वहां दुख रहा है, तो वो तो कभी ऐसा बोलता है, मैंने कभी उसके मुंह से ऐसा सुना ही नहीं है कि भाई मतलब ऐसी
मुझे महसूस ही नहीं है कि उसको मुझसे किसी बात पे जलन हो रही हो या उसको ऐसा कुछ इन्फीरियर महसूस हो रहा हो कि भाई ये मुझसे अच्छी क्यों है, मुझसे फिट क्यों है, या ऐसा अब मुझसे फेमस क्यों है। बल्कि वो तो बहुत प्राउड फील करता है, मुझे देखता है जब भी मुझे टीवी पे देखा मतलब इतना प्राउड फील करता है। मैं कहीं भी शो में जाती इतना प्राउड फील करता है, अपने दोस्तों में कहीं बैठेगा तो मेरी बातें करेगा। मतलब वो उसको ये चीजें प्राउड लगती है। वो कभी भी ये नहीं क्या सोचता कि मुझसे ज्यादा फेमस क्यों है, मुझसे अच्छी क्यों ग्रो कर रही है, ऐसा कभी भी नहीं। मतलब वो मुझे एक अपने जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे को पालती है, अपने बच्चे की कामयाबी पे खुश होती है, तो वो मुझे ऐसे देखता है कि मुझे मतलब बेबी की तरह पैम्पर करता है कि हाँ ये आगे बढ़े, ये कुछ करे, मतलब जलन वाली भावना। तो हर हस्बैंड को ये जो रील कटेगी देख लेनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इफ हस्बैंड सपोर्ट्स द वाइफ, और आई थिंक जो महिलाएं हैं, जो वाइफ हैं, वो वंडर्स कर सकती हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम हर, जो यू नो दिया, पैम्पर योर वाइफ, लव योर वाइफ, सपोर्ट हर। अंधा विश्वास करना बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ मैसेज फ्रॉम। अच्छा एक बात बताओ, आप हमेशा बोलते हो मैं जिंदगी भर रेसलिंग कर, इज इट पॉसिबल ऑल्सो? महिलाओं की बॉडी, इतने हार्मोनल चेंज, वेट कम, ज्यादा आसान नहीं है इस चीज को मेंटेन करना। कभी ऐसा टफ नहीं लगता कि यार छोड़ो, मुझे नहीं करना ये सब? नहीं देखो, रेसलिंग में बता रही हूँ कि लोगों के लिए शायद गेम होगा, लेकिन मेरे लिए एक इमोशन है। मतलब मैं जीतती हूँ, मतलब मुझे इतना प्यार है ना रेसलिंग से, मतलब मैं उसको शब्दों में ना बयान नहीं कर सकती। मतलब मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सर्जरीज होने के बाद भी, मतलब मैं ना वो ख्याल निकाल ही नहीं पाती रेसलिंग ना करने वाला। मतलब मुझे उस ख्याल से भी डर लगता। मतलब मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे इतना फिट रखे हमेशा कि मैं रेसलिंग कर सकूँ। मुझे बहुत प्यार है रेसलिंग से। मतलब मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि मेरा करियर सेट कर लूँ, बिकॉज आई हैव अदर अपॉर्चुनिटीज। आप भी देख रहे होंगे मुझे रियलिटी शोज भी हैं और अदर चीजों में भी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज है जहाँ मैं करियर सेट कर सकती हूँ। बट मैंने करियर की तरह मैं रेसलिंग को नहीं लेती हूँ। मतलब मेरे साथ मतलब मेरे ना इमोशंस जुड़ गए हैं उसके साथ में कि भाई मुझे रेसलिंग को मैं जीतती हूँ। मतलब एक होता है ना कि आप इंजॉय करते हो, कोई काम करते हो, आपको मजा आ रहा है, आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो, आपको दर्द हो रहा है सोने के टाइम पे, रात को धीरे धीरे मीठा मीठा वो दर्द अच्छा लग रहा है। आप सुबह उठना है 4 बजे, आपको 10 बजे सोचना पड़ रहा है, ओहो सुबह ट्रेनिंग जाना है 4 बजे, तो वो सोचना है आपको रात को सोने से पहले। तो वो जो लाइफस्टाइल है रेसलर की, और जैसे वो जीते हैं, जो एक आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है, मुझे उन सब चीजों से बहुत प्यार है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं ना लाइफ टाइम कर सकती हूँ रेसलिंग। मुझे इतना प्यार है, बस भगवान मुझे उसके लिए फिट रखे, तंदुरुस्त रखे, तो मैं कर सकूँ। और कभी ऐसा नहीं आता दिल में कि मैं रेसलिंग छोड़ दूं या ये कर दूं, कभी भी ऐसे दिमाग में आता नहीं। अच्छा एक बात होता है, क्योंकि आप छोड़ना ही नहीं चाहते रेसलिंग, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ जहाँ पे हमने देखा है कि पॉलिटिक्स, पावर और टैलेंट, तीनों चीजें बहुत डिफरेंट है। सो ऐसी तीनों चीजें जहाँ इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, सर्वाइवल आसान है? सर्वाइवल बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो पूरा मैं बताया ना, आपके माइंडसेट पे डिपेंड है। जिसको नहीं करना ना, वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढ लेगा। मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है, मुझे चोट लग गई है, या मुझे ये करना ही नहीं है, मतलब वो एक्सक्यूजेस ढूंढ लेगा। लेकिन जिसको करना है ना, तो उसके लिए चाहे आप लाख गड्ढे खोद दो, लाख सिचुएशन क्रिएट कर दो, बट वो करेगा ही। तो मेरा माइंडसेट ऐसा है कि कुछ भी हो जाए भाई, मुझे चाहिए ही, मुझे करना ही है। क्या कर लेंगे? चीटिंग करेंगे, कितने पॉइंट की कर लेंगे, एक तरफा जीत जाऊंगी। पॉलिटिक्स करेंगे, कब तक करेंगे? तो वो अपने ऊपर डिपेंड है, आपका माइंडसेट कैसा, उस चीज को आपको पाने की भूख कितनी है, वो भूख पे डिपेंड करता है। अगर आपकी भूख थोड़ी है तो आप गिव अप कर दोगे, अगर आपकी भूख ज्यादा है तो आप गिव अप नहीं कर दोगे। बट मैं एक और चीज देखी जो कि बहुत ही सैडनिंग थी इंडिया के लिए, लोगों ने अपने मेडल्स तक वापस कर दिए। राइट। सो हाउ यू टेक दैट? मतलब एक मेडल जीतने के बाद, पॉलिटिक्स का पार्ट होने के बाद, आपको मेडल्स रिटर्न करना, आई थिंक दैट्स शेमफुल। या इट्स देखो, मेडल वापस करना बहुत बड़ी बात है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो देखो, आपके खून पसीने की, आपका एक इमोशन जुड़ा है उसके साथ में, मतलब तो वो वापस कर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीजें पॉलिटिक्स थी, तो शायद इसी वजह से किया गया होगा। बाकी अगर मैं होती तो मैं अपनी मेडल कभी भी ना वापस करूँ। अच्छा एक बात बताओ कि यू बीइंग सच अ ब्यूटीफुल बोल्ड, मतलब मैं तो आपको मॉडल ही बुलाऊंगी अब, तो आपको कई बार ऐसे नहीं बोला जाता कि आप तो एथलीट हो, ऐसे मत करो, क्या मॉडलिंग में चली गई हो, और ऊपर से इतने 3 आपने रियलिटी शोज तक कर ली, तो आपको रोका नहीं जाता इन चीजों के लिए? देखो, पब्लिक बहुत हर टाइप की पब्लिक होती है, बहुत क्रिटिसाइज करती है, बोलती है, अभी भी स्टिल भी बोलती है। कमेंट्स भी आते हैं बहुत सारे कि तू तो रेसलिंग छोड़ दे, तू तो मॉडलिंग कर ले, तू तो मॉडल ही अच्छी लगती है, क्या रेसलिंग करेगी, और कहाँ से पहलवान लगती है तू। ऐसे बहुत सारे मतलब बुली किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। बट देखो, कहीं ना कहीं मैं एक वुमेन हूँ,
मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की वाले गुण तो होंगे ही ना एक लड़की में। रेसलर मेरा एक प्रोफेशन है, रेसलिंग करना एक मेरा काम है, मेरा कर्मा है। बट ऑल टाइम तो मैं रेसलर नहीं हूँ ना 24 आवर तो मैं एक वुमेन हूँ, तो मेरी भी इच्छाएं हैं। मुझे भी एक लड़की की तरह रहना अच्छा लगता है, बड़े बाल अच्छे लगते हैं, मेकअप करना अच्छा लगता है, सुंदर दिखना अच्छा लगता है। तो क्या इसमें कुछ बुराई है? तो क्या एक लड़की की तरह नहीं जी सकती? उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो मतलब ये बात हजम नहीं कर पा रहे कि कैसे कि इसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें बैलेंस बनाया हुआ है, और कैसे ये एक रेसलर होके भी अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है। तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो मैं इन सब चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेती हूँ, मैं कभी नेगेटिव। बट कई फीमेल रेसलर की जो मेडल्स हैं, ठीक है, इससे ज्यादा करेक्टर सर्टिफिकेट को मांगा जाता है। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि करेक्टर पे, क्योंकि ना बीइंग अ वुमेन एक खुद में ही एक चैलेंज है। देखो, बोला ही जाता है क्योंकि वो एक थोड़ी दबंग होती है, स्पीकअप हर चीज के लिए अपने आप के लिए बोलती है। तो कहीं ना कहीं हमेशा उससे मांगा जाता है कि करेक्टर आपका, कि ये तो ऐसी होगी, ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, मतलब उसको जज कर दिया जाता है। तो वो तो लोगों का ओपिनियन है, उनसे क्या ही मैटर करता है। आपके अपने लोग आपको क्या बोलते हैं वो मैटर करता है। तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी होता है कि मैं हर तरीके के कपड़े पहनती हूँ, हर तरीके की लोगों में रहती हूँ, हर तरीके की चीजें करती हूँ। बट मेरे अपने लोगों को, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है कि रौनक कैसी है, शी इज गुड, शी इज नॉट गुड, उनको पता है। बट जो बाहर के लोग जो मुझे नहीं जानते, वो चाहे मुझे कुछ भी बोले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक लाखों लोग हैं, आपको सपोर्ट करने वाले भी हैं, क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को भी करेक्टर सर्टिफिकेट अपना देने की जरूरत है। दैट्स नाइस, क्योंकि लड़कियों से हमेशा उसकी इमेज, उसका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है मांगा जाता है, स्पेशली जो वर्किंग होती है। यार ये तो बाहर जा रही है तो इसका कहीं अफेयर होगा, ये तो कहीं बाहर जा रही है तो इसकी बॉस से सेटिंग। तो इट्स नॉट इजी, मतलब ऑफिस जाना भी सुबह के टाइम में और बच्चे फिर पालना हमेशा एक चैलेंज रहा। ओके, क्योंकि हमने इतने सारा डिस्कशन कर चुके हैं, आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग डिस्कशन जहाँ पे पॉडकास्ट में बैठते हैं। आप जाने से पहले मुझे बताओ कि आपने 3 रियलिटी शोज तो कर ही लिए, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रौनक भूरिया? अभी नेक्स्ट बहुत कुछ बड़ा आने वाला है। अभी मैं एक सर्वाइवल शो करने वाली हूँ अभी, यहाँ जंगल बुगी, एंड सी पे आएगा वो। तो आप सब लोग उसमें भी बहुत सारे प्यार देना मुझे, और ऐसे ही मैं जीत के आऊंगी उस शो में भी। और उसके अलावा भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, मूवीज हैं, एंड काफी चीजों में आप लोगों को मैं दिखने वाली हूँ। तभी के लिए वो सब सीक्रेट है, बहुत जल्दी सब रिवील कर दिया जाएगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो मेरे साथ। डेफिनेटली, मतलब ये वाला जो शो जी पे आने वाला है, वी विल सपोर्ट और आपके लिए हमेशा वोट्स मांगेंगे। तो 3 महीने आप वो टेलिंग मी कि 3 महीने तक वो शो चलेगा। क्या ये सच में रियलिटी शोज होते हैं या फिर आप घर आ जाते हो फिर शूट के लिए जाते? नहीं, ये सच में रियलिटी शोज ही होते हैं। और आपको 24 आवर आप कैमरे की निगरानी में होते हैं, आपके ऊपर कैमरे होते हैं 24 घंटे, और जो मन करता है वो आप वो डाल सकते हैं। मतलब हमारी परमिशन होती है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जाता है कि उनका जो मन करेगा वो डाल सकता है। 24 घंटे आपका शूट हो रहा है, आप जो भी कर रहे हो, तो उनको जो भी रियलिटी में उनको लगता है कि दिखाना है पब्लिकली तो वो दिखाते हैं। तो सब रियल ही होता है। अभी तक जो मैंने शोज किए हैं वहां पे सब कुछ रियल था। कुछ ऐसा हमें कभी स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, और ना ऐसा कभी हम सेट से बाहर गए थे, अनलेस हमारे फोन भी जमा हो जाते हैं। हमारे पास फोन भी नहीं होते हैं, और अजनबी लोगों के साथ रहना होता है आप लोगों को। तभी तो ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि इतना गुस्सा आ रहा है, इतना एग्रेशन आ रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो वो सब सिचुएशन क्रिएट होती है। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन, एक आप अच्छा सा मैसेज फॉर द वुमेन्स डे आप हमारी जनता को फिर से बताओ, और ये जरूर बताना मुझे कि स्पीक अप एंड सफर, क्योंकि महिला जब बोलती है तो उसको सफर करना ही पड़ता है। इसको आप कैसे? देखो, आप कुछ बोल रहे हो, उसके कुछ कहते कि रिएक्शन पे आते ही है, वापस रिएक्ट करेंगे। अभी हम कुछ बोलेंगे तो दूसरा बंदा भी कुछ ना कुछ बोलेगा ही। तो अगर मैं किसी मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की तरफ से रिएक्शन आते हैं। लड़का भी बोलेगा तो भी उसको भी कुछ ना कुछ, लेकिन वुमेन को इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसको दबा सकते हैं, इसकी आवाज को हम दबा सकते हैं, ये वुमेन है, इसकी बातों को दबा देंगे। तो इसीलिए उसको ज्यादा टारगेट किया जाता है, और इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि भाई, हमें बोला भी जाता है कि भाई उस मुद्दे पे बात मत करो, इस मुद्दे पे बात मत करो, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो बोल्ड है, जो बोल्ड वुमेन है, जो फियरलेस है, जिसको किसी का डर ही नहीं है, जो किसी से दबती नहीं है, जिसको कंसिक्वेंसेस की परवाह ही नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी फियरलेस वुमेन हमारी सोसाइटी में बोलती हैं, एंड उनको कोई परवाह ही नहीं है।
और बहुत सारी ऐसे जो डर जाते जो नहीं बोलते. That's Ronak Gulia, I think. और being fearless, I think that's the motivation she has given to us today. और इस पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं देख के I'm sure बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो इनकरेज हुई होंगी लाइफ में कुछ करने के लिए, अपने अच्छी नॉलेज भी दी और अपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया है हमारे को कि हमें लाइफ में कुछ करना चाहिए. एंड थैंक यू सो मच. एक बारी जाने से पहले आई जस्ट वांट टू थैंक कर मुंबई से स्पेशली आना, और जो इनका कमिंग शो है हम उसके लिए इनको गुड लक विश करते हैं. एंड आई जस्ट विश कि आप वो वाला शो भी जीत गए. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट पे आके आपसे बातें करके. एंड इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म अपने आप को एक अपने बारे में बात करने के लिए. एंड मैं वुमेन्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि बी बोल्ड, बी ब्यूटीफुल, बी फियरलेस एंड बी इंडिपेंडेंट. और किसी से डरने की जरूरत नहीं. जो करना है करो, और सबसे पहले तो खुद से बहुत सारा प्यार करो. That's so sweet of her, and thank you for watching us, for signing off right now. Keep following us. देखिए रील्स पे कमेंट्स करिए, इनको फॉलो करिए, हमें भी फॉलो करिए. और इफ यू वांट टू आस्क हर एनीथिंग, बिकॉज कोई ऐसी लड़कियां होंगी जो लाइफ में अपना प्रोफेशन एज अ रेसलर लेना चाहेंगी, अगर इनसे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आई एम श्योर शी इज देयर टू गाइड यू ऑल्सो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. टेक केयर.